हे गाइस, वेलकम बैक। तो अब ये वाली जो हमारी सीरीज़ है ना, ये एफएफटी फर्रे की सीरीज़ है। इसमें हम क्या करेंगे, जो पूरा चैप्टर है ना, चारों यूनिट्स को, पूरी 4 यूनिट्स को बहुत अच्छे से एक ओवरव्यू ले लेंगे, ठीक है, विद फॉर्मूलाज, जिससे क्या है, कॉन्सेप्ट हमें बहुत अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। एंड न्यूमेरिकल्स मैंने अलग से एक एमआरक्यू वीडियो बनाई हुई है, उसमें आपको एमआरक्यूज मिल जाएंगे, ठीक है। एंड मैं एक बात बोलना चाहूँगी कि हमारा ना एफएफटी का पेड बैच चल रहा है, ठीक है, जिसके अंदर सारा रिसोर्स, सारे वन शॉट एमआरक्यू सब कुछ प्रोवाइड किया जाता है। टू गेट 9 CGPA आई वुड एडवाइस कि आप लोग एफएफटी का वो जो पेड कोर्स है सेवियर वाला वो ले लो, जिसमें क्या है आपका EM, ES और AM2 तीनों बहुत अच्छे से हो जाएंगे, ठीक है। आई वुड रिकमेंड यू द बेस्ट फॉर इट। एंड उसके लिए कोड होगा, मैं लास्ट में वीडियो के लास्ट में आपको शो करूँगी, तो वो कोड आप यूज़ कर लेना, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं विद आवर वीडियो, जिसमें हम लोग पूरे चारों यूनिट्स का ओवरव्यू लेते हैं। ओके, ठीक है, चलो। सबसे पहले हम क्या देखते हैं, यूनिट 1 का ओवरव्यू ले लेते हैं फटाफट से। यूनिट 1 में सबसे पहला टॉपिक क्या है, पैसिव सर्किट कंपोनेंट्स। पैसिव सर्किट कंपोनेंट्स कौन से होते हैं, एलिमेंट्स दैट डू नॉट सप्लाई एनर्जी बट एब्जॉर्ब, स्टोर एंड डिसिपेट इट। ऐसे एलिमेंट जो एनर्जी को सप्लाई नहीं करते बट एब्जॉर्ब, स्टोर और डिसिपेट करते हैं, ठीक है। ये तीन होते हैं। फर्स्ट वन इज रेसिस्टर, जो कि जो करंट का फ्लो है ना उसे अपोज करता है। एंड इट फॉलोज द ओम्स लॉ, जिसमें फॉर्मूला क्या होता है ओम्स लॉ का, V इज इक्वल टू IR, ठीक है। देन कैपेसिटर, कैपेसिटर क्या होता है, इट स्टोर्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में एनर्जी को स्टोर करता है, उसे बोलते हैं कैपेसिटर। इंडक्टर क्या होता है, जो कि मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में एनर्जी को स्टोर करता है। पैसिव में क्या है, पैसिव का मतलब ही होता है कि कोई पावर गेन नहीं होती, लेकिन स्टोरेज और डिसिपेशन होती है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन क्या बन सकता है कि व्हाट आर पैसिव कंपोनेंट्स, एक्सप्लेन देम ब्रीफली, ठीक है, ये इसमें से क्वेश्चन बन सकता है। देन नेक्स्ट बेसिक लॉज है, 3 लॉ पढ़ते हैं हम इस चैप्टर में। पहला हमने पढ़ा था ओम्स लॉ, जिसमें हाँ ओम्स लॉ क्या कहता है, करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज, जिसका फॉर्मूला ये रहा V इज इक्वल टू IR। देन किरचॉफ करंट लॉ क्या होता है, एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट्स एट अ नोड इज 0, दैट मीन्स जो इनपुट करंट होगा वो आउटपुट करंट के इक्वल होगा एट नोड्स। जो एक नोड से करंट एंटर करा वो दूसरी नोड से करंट बाहर गया, सेम इक्वल रहेगा, इक्वल अमाउंट रहेगा, दैट मीन्स सम जो होगा वो इक्वल टू 0 होगा। ऐसे ही वोल्टेज वाला किरचॉफ वोल्टेज लॉ, ये क्या कहता है कि जो पूरे ओवरऑल सर्किट में जो वोल्टेज है ना उसका जो सम रहेगा इन अ क्लोज्ड लूप, ये लूप में वर्क करता है, विल बी 0 0 रहेगा। और ये क्या है, नोड्स में वर्क करता है, नोड्स में और ये लूप में, ठीक है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट इज टेम्परेचर रेसिस्टेंस कोएफिशिएंट। टेम्परेचर रेसिस्टेंस कोएफिशिएंट क्या होता है, इट इज द चेंज इन रेसिस्टेंस विद चेंज इन टेम्परेचर। रेसिस्टेंस के अंदर कितना चेंज होता है विद चेंज इन टेम्परेचर इज नोन एज टेम्परेचर रेसिस्टेंस कोएफिशिएंट, ठीक है। अल्फा क्या है, टेम्परेचर कोएफिशिएंट है, ठीक है। अल्फा जब होगा ना 0 से छोटा, 0 से बड़ा, तो रेसिस्टेंस इंक्रीज होगा टेम्परेचर के साथ, और 0 से छोटा होगा अल्फा तो रेसिस्टेंस डिक्रीज होगा विद टेम्परेचर, ठीक है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट इज वोल्टेज एंड करंट सोर्सेज। वोल्टेज सोर्सेज कौन से होते हैं, विच मेंटेन्स कांस्टेंट वोल्टेज अक्रॉस टर्मिनल्स। टर्मिनल्स के अंदर कांस्टेंट वोल्टेज को जो मेंटेन रखे उन्हें बोलते हैं वोल्टेज सोर्स। करंट सोर्स कौन सा होता है, मेन जो कि मेंटेन करता है करंट सोर्स इनटू द सर्किट, ठीक है। एक नोट है छोटा सा, ये भी पढ़ लेते हैं। आइडियल सोर्सेज आर एज्यूम टू हैव 0 इंटरनल रेसिस्टेंस। जो आइडियल सोर्सेज होते हैं उसमें इंटरनल रेसिस्टेंस आर एज्यूम टू बी 0, ठीक है। नेक्स्ट है सीरीज और पैरेलल सर्किट। सीरीज सर्किट होता है जिसमें जो रेसिस्टेंस होते हैं वो सीरीज में कनेक्टेड होते हैं, जिसमें क्या होता है, सेम करंट फ्लो करता है बट वोल्टेज जो है डिवाइड हो जाता है। टू फाइंड द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस वी ऐड अप ऑल द रेसिस्टर्स, ठीक है, R1 प्लस R2 प्लस R3। एंड इन पैरेलल वोल्टेज सेम रहता है क्रॉस द सर्किट बट करंट डिवाइड हो जाता है। एंड टू फाइंड द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस हम 1/R इक्विवेलेंट से निकालते हैं इन पैरेलल, इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस R3 प्लस 1/R3। नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या है। नेक्स्ट इज पावर एंड एनर्जी।
तो पावर एनर्जी क्या कहता है, पावर क्या है, रेट ऑफ डूइंग वर्क। रेट ऑफ डूइंग वर्क होता है पावर, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, V इंटू आई। एंड एनर्जी क्या होता है, टोटल वर्क डन पर यूनिट टाइम, ठीक है। और इसको हम क्या बोल सकते हैं, पावर पर यूनिट टाइम, ठीक है। आई मीन पावर जो कि हमने यूज़ करी, जो पावर लगाई इनटू टाइम, ठीक है, P इंटू टी भी होता है, ठीक है। एंड 1 किलोवाट आर इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁻6 जूल्स, ठीक है। नेक्स्ट इज किरचॉफ्स लॉ, अभी ऊपर देखा था हमने, नोड और लूप वाला सेम है एसेंशियल सर्किट एनालिसिस के लिए। इन पे क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट है किरचॉफ्स लॉ, दोनों KCL पे भी आता है और KVL पे भी आता है। आगे देखते हैं, इन पे न्यूमेरिकल आ सकते हैं। नेक्स्ट है नोडल एनालिसिस। नोडल एनालिसिस पे भी क्वेश्चन आ सकता है कि नोडल एनालिसिस क्या है, एंड मैश एनालिसिस और नोडल एनालिसिस दोनों पे, कि न्यूमेरिकल सॉल्व करने को बोल सकते हैं कि ये वाला न्यूमेरिकल सॉल्व करो यूजिंग नोडल एनालिसिस और यूजिंग मैश एनालिसिस, ठीक है। तो नोडल एनालिसिस कौन सा होता है, KCL पे बेस्ड होता है। KCL के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, उन्हें सिंप्लीफाई करने के लिए, सिंपली इसे सॉल्व करने के लिए यूज़ होता है। इसमें क्या होता है, रेफरेंस ग्राउंड नोड को चूज़ किया जाता है, फिर इसमें ना KCL लगा देते हैं सारे रेफरेंस नोड पे, और फिर नोड वोल्टेजेस को सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे दो नोड्स हैं, एक ये वाली और एक ये वाली। देन नेक्स्ट इज मैश एनालिसिस। मैश एनालिसिस जो है ना, KVL लूप पे बेस्ड होता है, ये नोड्स पे बेस्ड होता है, नोडल वाला। मैश वाला जो होता है ना, वो लूप पे बेस्ड होता है। इसमें क्या है, एक मैश करंट असाइन करते हैं ऑल ओवर द सर्किट, ठीक है। फिर KVL अप्लाई करते हैं ईच मैश को, दैट इज यहाँ पे हमने एक मैश करंट अप्लाई करा, यहाँ पे हमने दूसरा मैश करंट अप्लाई करा है, ठीक है। देन फिर इसको मैश करंट्स को सॉल्व कर लेते हैं। आगे देखते हैं, नेक्स्ट वी आर गिवन हेयर विथ डेल्टा एंड स्टार ट्रांसफॉर्मेशन। इस पे भी क्वेश्चन आता है, न्यूमेरिकल आता है कि इसको सॉल्व करो और या फिर इसको डिफाइन करो एंड डिराइव इट्स फार्मूला, कैसे निकाला, ये भी आ सकता है क्वेश्चन, इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें क्या होता है ना, स्टार को हम डेल्टा में कन्वर्ट करते हैं और डेल्टा को हम स्टार में कन्वर्ट करते हैं, जिससे क्या है, हम यहाँ पे दो फार्मूला देखते हैं। आई मीन एक इसका निकलता है, स्टार को डेल्टा में कन्वर्ट करा, यहाँ पे हमने क्या कर रहे हैं, डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट कर रहे हैं। ऐसे ही इसका ऑपोजिट होता है, स्टार को डेल्टा में कन्वर्ट करना, दोनों इम्पॉर्टेंट है। इस फॉर्मूला को बस अगर हम रिवर्स कर देंगे ना, तो ये क्या बन जाएगा, स्टार टू डेल्टा का, ठीक है। नेक्स्ट थ्योरम्स हैं, थ्योरम्स पे क्वेश्चन आता है, इम्पॉर्टेंट है तीनों थ्योरम्स। थ्योरम पे आ सकता है कि थ्योरम डिफाइन करो, एंड उससे रिलेटेड जो है न्यूमेरिकल्स हो सकते हैं। एक सर्किट दे देंगे और बोलेंगे कि इस थ्योरम को यूज़ करके फाइंड करो, तो वो निकालना पड़ सकता है। तो इम्पॉर्टेंट है चारों थ्योरम्स। फर्स्टली सुपरपोजिशन थ्योरम देखते हैं। इसमें क्या कहता है सुपरपोजिशन थ्योरम, इन अ लीनियर सर्किट विद मल्टीपल इंडिपेंडेंट सोर्सेज द रिस्पॉन्स इन एनी एलिमेंट इज द अलजेब्रिक सम ऑफ रिस्पॉन्सेज ड्यू टू ईच सोर्स एक्टिंग अलोन। ये क्या कह रहा है कि एक लीनियर सर्किट में जहाँ पे मल्टीपल इंडिपेंडेंट सोर्सेज है ना, वो क्या करेंगे, रिस्पॉन्स जो उसका होगा वो अलजेब्रिक सम होगा सारे सोर्सेज के इंडिविजुअल रिस्पॉन्सेज का, ठीक है। सम जो होगा ना उसका अलजेब्रिक सम सारे इंडिविजुअल सोर्सेज के रिस्पॉन्स का, दैट विल बी इक्वल टू द रिस्पॉन्स ऑफ द एलिमेंट, ठीक है। इसके स्टेप्स क्या होते हैं, एक इंडिपेंडेंट सोर्स को एक्टिव रखते हैं और बाकी सबको डीएक्टिवेट कर देते हैं, फिर हम उसका रिस्पॉन्स फाइंड करते हैं। ऐसे ही सेम काम सारे सोर्सेज के साथ करते हैं और रिजल्ट फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट इज थेवेनिन थ्योरम। थेवेनिन में क्या होता है ना, एनी लीनियर टू टर्मिनल, जब टू टर्मिनल सर्किट होगा, जैसे ये डायग्राम है, इसमें ए है एक बी है, यहाँ पे दो टर्मिनल्स गिवन है। इसमें क्या है, नेटवर्क जो है ना पूरा एक इक्विवेलेंट सर्किट से रिप्लेस कर देते हैं। ये इक्विवेलेंट सर्किट है जहाँ पे ना वोल्टेज सोर्स VTH एंड RTH फाइंड करते हैं और RL लोड को साथ में लगा देते हैं। सबसे पहले हम इसको फाइंड करने के लिए, इसका जो इक्विवेलेंट सर्किट है, इसको कैसे फाइंड करते हैं, वी फर्स्ट रिमूव लोड रेसिस्टेंस RL, इसको हटा देते हैं। देन ओपन सर्किट वोल्टेज निकालते हैं जो कि VTH होता है। फिर हम डीएक्टिवेट कर देते हैं सारे सोर्सेज को
और RTH निकालते हैं लुकिंग इनटू द टर्मिनल। RTH मतलब टोटल रेजिस्टेंस। फिर हम लोड को फिर से कनेक्ट कर देते हैं एंड फिर उससे इक्विवेलेंट सर्किट फाइंड करके फाइनल आंसर निकालते हैं। नेक्स्ट है नॉर्टन्स थ्योरम। नॉर्टन्स थ्योरम भी सेम होती है, लेकिन नॉर्टन और थेवेनिन में पता है क्या डिफरेंस है कि जो RTH होता है ना वो लोड और VTH के साथ जो है वो सीरीज में कनेक्ट होता है, वेयर एज नॉर्टन में ना पैरेलल में कनेक्ट होता है। जो नॉर्टन रेसिस्टेंस निकालते हैं ना वो, बस इतना सा फर्क है, बाकी पूरा सेम है। इसमें क्या है, करंट होता है नॉर्टन में और थेवेनिन में वोल्टेज होता है। तो कैसे निकालते हैं, एनी टू टर्मिनल नेटवर्क कैन बी रिप्लेस बाय एन इक्विवेलेंट करंट सोर्स। अगर करंट सोर्स की बात हो रही है तो नॉर्टन थ्योरम लगेगी इन पैरेलल, वो पैरेलल में कनेक्ट होगी विद रेसिस्टेंस RN। तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, लोड हटाएंगे, करंट को शॉर्ट सर्किट करेंगे, जहाँ से हमारे पास क्या आएगा, नॉर्टन करंट आएगा। फिर सारे सोर्सेज को डीएक्टिवेट करने के बाद हमारे पास RN की वैल्यू आ जाएगी, नॉर्टन रेसिस्टेंस एंड रिकनेक्ट कर देंगे देन हम RL को, जहाँ से हमें इक्विवेलेंट सर्किट मिलेगा। लास्ट थ्योरम इज मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। ठीक है, तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम क्या होती है, जहाँ पर भी पावर जो है मैक्सिमम होगी इन द सर्किट उसे क्या बोलेंगे, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर। ठीक है, मैक्सिमम पावर इज डिलीवर्ड टू RL जब कंडीशन क्या होगी, RL जो है RTH के इक्वल हो जाएगा, लोड रेसिस्टेंस जो है थेवेनिन रेसिस्टेंस के इक्वल हो गया, दैट मीन्स वहाँ पे मैक्सिमम पावर है। मैक्सिमम पावर का फॉर्मूला क्या होता है, VTH का स्क्वायर अपॉन 4 इंटू RTH। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट इज टाइम डोमेन। फर्स्ट ऑर्डर सर्किट में टाइम डोमेन होता है RC सर्किट में चार्जिंग का। ठीक है, चार्जिंग जब होगी तो कैसे निकालेंगे, V चार्जिंग का टाइम निकाल रहे हैं इक्वल टू V इज वोल्टेज इंटू 1 माइनस E की पावर माइनस T बाय RC। क्या है ये, RC सर्किट है, जहाँ पे RC क्या हो जाएगा, टाउ के इक्वल हो जाएगा, है ना। ऐसे ही LC सर्किट में नेचुरल रिस्पॉन्स निकालते हैं हम। LC सर्किट में नेचुरल रिस्पॉन्स इस एक्सप्रेशन से निकलता है। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट इज यूनिट 2। AC सर्किट में सबसे पहले साइनोसॉइडल वेव फॉर्म्स देख लेते हैं। साइनोसॉइडल वेव कौन सी होती है, पीरियोडिक वेव दैट वेरीज विद टाइम एज अ साइन फंक्शन। साइन फंक्शन का ग्राफ देखा होगा, ऐसे ही बनता है। दैट मीन्स जो पीरियोडिक वेव है जो वेरी करेगी टाइम के साथ, उसे साइनोसॉइडल वेव बोलेंगे, साइन फंक्शन की तरह जो चलती है। ठीक है, इसको इस एक्सप्रेशन से निकालेंगे, VT इक्वल टू VM साइन ओमेगा T प्लस 5। नाउ पीक एंड RMS वैल्यू, इस पर भी क्वेश्चन बन सकता है कि फाइंड द पीक वैल्यू एंड RMS वैल्यू। तो पीक वैल्यू कौन सी होती है, मैक्सिमम और क्रेस्ट वैल्यू ऑफ द वेव फॉर्म। ठीक है, मैक्सिमम और क्रेस्ट वैल्यू होती है, उसे पीक वैल्यू बोलते हैं। RMS कौन सी होती है, इफेक्टिव वैल्यू होती है एट इक्विवेलेंट DC वैल्यू दैट प्रोड्यूसेस सेम हीटिंग इफेक्ट, सेम हीटिंग इफेक्ट को जो प्रोड्यूस करती है। नेक्स्ट फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम बनाने को भी आ सकता है फॉर द वेव। तो साइनोसॉइडल क्वांटिटीज ऑफ द सेम फ्रीक्वेंसीज आर रिप्रेजेंटिंग बाय रोटेटिंग वेक्टर्स। रोटेटिंग वेक्टर से शो करते हैं, कॉल्ड फेजर्स। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं। पावर इन AC सर्किट्स। पावर इन AC सर्किट 3 टाइप की पावर होती है। रियल पावर जो कि एक्चुअल पावर कंज्यूम्ड होती है, विच इज़ VI cos phi। रिएक्टिव पावर जो कि पावर जो ऑसिलेट करती है बिटवीन सोर्स एंड रिएक्टिव एलिमेंट, उसे कहते हैं VI sin phi। अपरेंट पावर क्या होती है, प्रोडक्ट ऑफ RMS वोल्टेज एंड करंट। RMS वोल्टेज और करंट का जो प्रोडक्ट होता है उसे बोलते हैं अपरेंट पावर, विच इज SE इक्वल टू VI। ऐसे ही पावर फैक्टर होता है, पावर फैक्टर इज दिस cos phi, जो ये कौन सा होता है, रियल पावर अपॉन अपरेंट पावर। रियल पावर अपॉन अपरेंट पावर इज पावर फैक्टर। ठीक है, नेक्स्ट इज एनालिसिस ऑफ सिंगल फेज AC सर्किट्स। सिंगल फेज AC सर्किट मतलब जिसमें या तो सिर्फ रेसिस्टर कनेक्टेड है या फिर इंडक्टर या फिर सिर्फ कैपेसिटर, वो तीनों प्योर में होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो
जब रेसिस्टर कनेक्टेड है तो वी आर आई जो है, वी एंड आई जो है ज़ीरो पे है, इन फेज ज़ीरो पे है, ठीक है। इसमें क्या रहता है, फाई जो है वो ज़ीरो के इक्वल रहेगा और जो इम्पिडेंस होगा वो रेसिस्टेंस के इक्वल होगा एंड आई विल इक्वल टू वी बाय आर थ्रू ओम्स लॉ, ठीक है। पावर फैक्टर 1 होगा एज फाई 0 डिग्री है, ठीक है। नेक्स्ट इज प्योर इंडक्टर। जब इंडक्टर होता है ना तो करंट जो है लैग करता है वोल्टेज को बाय 90 डिग्री, ठीक है। एंड इसमें इंडक्टिव रिएक्टेंस कैसे निकालते हैं, ओमेगा एल से, एंड जो इम्पिडेंस होता है वो जे एक्सएल के इक्वल होता है एंड आई विल बी वी बाय एक्सएल, आर की जगह पे एक्सएल लगा देंगे, एक्सएल इज रिएक्टिव इंडक्टेंस। पावर फैक्टर यहाँ पे 0 के इक्वल आता है क्योंकि एज करंट लीड करता है, लैग करता है। एंड कैपेसिटर में जैसे करंट इंडक्टर में लीड लैग कर रहा था वैसे ही कैपेसिटर में लीड करेगा बाय 90 डिग्री, ठीक है। लेकिन इसमें जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस होगा वो 1 बाय ओमेगा सी के इक्वल रहेगा, जहाँ पे सी इज कैपेसिटिव, ऊपर एल क्या था, वो इंडक्टेंस था, ओके। नेक्स्ट इम्पिडेंस किसके इक्वल रहेगा, माइनस जे जेड एक्स सी के इक्वल, ठीक है। आई विल बी वी बाय ए इंटू एक्स सी हो जाएगा और पावर फैक्टर क्या रहेगा, 0 इन लीडिंग, ओके। आगे देखते हैं। नेक्स्ट इज आरएल सर्किट। जब आरएल सर्किट होता है जब रेसिस्टर और इंडक्टर दोनों कनेक्टेड होते हैं विद अ सर्किट, इसका इम्पिडेंस कैसे निकलता है, रेसिस्टेंस और जो रिएक्टिव इंडक्टेंस होता है, इंडक्टिव रिएक्टेंस, उससे इसके सम से निकलता है, ठीक है। जहाँ पे एक्सएल क्या है, ओमेगा एल है, और इम्पिडेंस क्या होता है, मॉड जेड इक्वल टू, ये एल है, मॉड जेड इक्वल टू अंडर द रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर, ठीक है। फेज एंगल कैसे निकलेगा, टैन इनवर्स एक्सएल अपॉन आर, जिसमें क्या करेगा, जो करंट है वो लैग करेगा बाय वी क्योंकि यहाँ पे इंडक्टर है, ठीक है। पावर फैक्टर क्या होगा, आर बाय जेड होगा इन लैग, ठीक है, लैग में। आरसी इज रेसिस्टेंस और कैपेसिटेंस वाला। इसमें इम्पिडेंस क्या होगा, वहाँ पे हमने क्या देखा था कि जो सी का जो इम्पिडेंस था ना वो माइनस जे एक्स सी होगा, तो इसका सम क्या हो जाएगा, आर प्लस माइनस जे एक्स सी विल बी इक्वल टू आर माइनस जे एक्स सी हो जाएगा, है ना। एक्स सी क्या होता है, 1 बाय ओमेगा सी के इक्वल, दैट इज, एक सेकेंड, दिस इज 1 बाय ओमेगा सी एंड इम्पिडेंस विल बी इक्वल टू अंडर द रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स सी का स्क्वायर। इसमें क्या करेगा, करंट लीड करेगा, हमने देखा था। आगे देखते हैं। इसके फेजर डायग्राम्स बहुत अच्छे से करके जाना, फेजर डायग्राम्स भी बनाने को आ जाते हैं। आरएलसी सर्किट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें रेसिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर तीनों होते हैं। इसका इम्पिडेंस होता है आर प्लस जे एक्सएल माइनस एक्सी। इम्पिडेंस जेड मोड इक्वल टू अंडर द रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर होता है। फेज एंगल कैसे निकलेगा, टैन इनवर्स एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन आर। पावर फैक्टर कैसे निकलेगा, कॉस फाई इक्वल टू आर बाय जेड, ठीक है। एक्सएल में हमेशा करंट जो है वो लैग करेगा, एक्सी में करंट हमेशा लीड करेगा, और रेजोनेंस जहाँ पे एक्सएल एक्सी के इक्वल हो जाएगा वहाँ पे जो रेजोनेंस कंडीशन होगी वहाँ पे फाई इक्वल टू 0 हो जाएगा। नाउ लेट्स सी आरएलसी का पैरेलल सर्किट। ये तो हमने देखा था सीरीज सर्किट, अब यहाँ पे ना पैरेलल सर्किट देखते हैं। सीरीज में क्या था, सीधा ऐड हो जाता था, पैरेलल में क्या था, इनवर्स होके आता है, 1 अपॉन में चला जाता है, तो सारा सेम रहेगा, बस 1 अपॉन में चला जाएगा सब कुछ, ठीक है। नाउ लेट्स सी रेजोनेंस इन आरएलसी सर्किट। रेजोनेंस ना तब होता है, रेजोनेंस की कंडीशन होती है जहाँ पर इंडक्टिव रिएक्टेंस जो है कैपेसिटिव रिएक्टेंस की इक्वल हो जाता है, जहाँ पे एक्सएल एक्सी के इक्वल हो जाता है वहाँ पे रेजोनेंस होता है। और इम्पिडेंस एट रेजोनेंस हमेशा मिनिमम होगा लेकिन करंट मैक्सिमम होगा, क्योंकि इम्पिडेंस क्या होता है, सारा जो उसको करंट को अपोज कर रहा था उसका सम होता है ना। तो अगर सब करंट को अपोज करना ही मिनिमम हो गया, अपोजिशन ऑफ करंट इज मिनिमम हो गई,
तो करंट तो मैक्सिमम हो ही जाएगा। ऐसे ही पावर फैक्टर हमेशा 1 रहता है यूनिटी, बिकॉज करंट मैक्सिमम होता है यहाँ पे। नाउ लेट्स सी 3 फेज बैलेंस सर्किट। 3 फेज बैलेंस सर्किट होता है जहाँ पर ना 3 इक्वल वोल्टेजेस जो होते हैं वो रखे जाते हैं एट 120 डिग्री इन फेज, एक दूसरे के फेज में रखे जाते हैं 120 डिग्री पे, ठीक है। 3 इक्वल करंट्स रखे जाते हैं 120 डिग्री अपार्ट इन फेज, ठीक है। इसको फाइंड करने के लिए इसमें अगर टोटल पावर फाइंड करनी है तो हम कैसे फाइंड करेंगे, √3 VL IL cos phi, जहाँ पे VL क्या है, लाइन वोल्टेज है RMS, एंड IL क्या है, लाइन करंट है, एंड phi इज पावर फैक्टर। नाउ लेट्स सी नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट क्या है, स्टार कनेक्शन एंड नेक्स्ट होगी डेल्टा कनेक्शन। स्टार कनेक्शन क्या कहता है, स्टार कनेक्शन होता है ना, इसमें वाई की फॉर्म में कनेक्टेड होते हैं रेसिस्टर्स, ठीक है। इसका रिलेशन क्या होता है, जो VL है ना वो √3 VPH, VPH क्या होगा, फेजर में उसके इक्वल हो जाता है, ठीक है, एंड IL इक्वल टू IPH। नेक्स्ट VL जो है ना लीड करता है V जो है फेज में उसे बाय 30 डिग्री, क्योंकि स्टार कनेक्शन है। इसमें VL VPH IL IPH की वो दिया हुआ है, मीनिंग क्या है, फेजर डायग्राम इसका ये होता है, ठीक है। ऊपर हमने देखा था कि इसके फॉर्मूलाज, सेम फार्मूला इसमें भी लगता है स्टार कनेक्शन डेल्टा कनेक्शन का। स्टार और डेल्टा एक फॉर्म से दूसरी में कन्वर्ट करते हैं टू ईज द कैलकुलेशन, ओके। नेक्स्ट इज डेल्टा कनेक्शन। डेल्टा होता है ट्राइंगल की फॉर्म में कनेक्टेड होते हैं रेसिस्टर्स, ठीक है। इसमें ना VL जो होता है VPH दैट इज V लाइन वोल्टेज जो है ना फेज वोल्टेज के इक्वल होता है, और लाइन करंट जो है ना √3 लाइन करंट की फेज करंट के इक्वल होता है। ये होता है इसका फेजर डायग्राम। डेल्टा और स्टार पे ना क्वेश्चन आ जाते हैं, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट यूनिट। नेक्स्ट यूनिट इज DC जनरेटर्स एंड मोटर्स एंड AC जनरेटर्स एंड मोटर्स, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास 2 पार्ट्स हैं, एक A पार्ट में DC जनरेटर्स एंड मोटर्स पढ़ेंगे और B पार्ट में हम पढ़ेंगे AC जनरेटर्स एंड मोटर्स। इजी है। तो सबसे पहले देखते हैं कि DC जनरेटर्स एंड मोटर्स क्या होते हैं, ठीक है। तो DC जनरेटर एंड मोटर में प्रिंसिपल ऑपरेशन का होता है। DC जनरेटर जो होता है ना वो कन्वर्ट करता है मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और DC मोटर जो होता है ना वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। कुछ भी नहीं है, बहुत ईजी है। नाउ अगर हमने देखा हो DC जनरेटर में हमने पढ़ा होगा ना वो मूविंग वो वाला DC जनरेटर में हमने पहले पढ़ा था कि जब उसे मैग्नेट्स के बीच में कॉइल को रख देते हैं तो आर्मेचर के अंदर करंट जो है वो आर्मेचर की वजह से फ्लो करता है, वैसे ही इसमें भी सेम चीज़ करी हुई है। तो यहाँ पे ना जब आर्मेचर कंडक्टर कट करता है मैग्नेटिक फ्लक्स को, यहाँ पे जो मैग्नेटिक फ्लक्स डेवलप हुई उसे कट करता है तो EMF इंड्यूस होता है। EMF की वैल्यू ये होती है 5PNZ/60A। एंड DC मोटर्स में जब करंट फ्लो करता है इन कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, इट प्रोड्यूस अ फोर्स, वो फोर्स प्रोड्यूस करता है जो कि टॉर्क प्रोड्यूस करता है, ठीक है। टॉर्क जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है phi/Ia के, ठीक है। नेक्स्ट इज 3 स्पीड कंट्रोल मेथड होते हैं। फर्स्ट वन इज फ्लक्स कंट्रोल, अगर हम फ्लक्स को कंट्रोल कर देंगे तो स्पीड कंट्रोल हो जाती है। डिक्रीजिंग फील्ड करंट यूजिंग अ रियोस्टैट, ठीक है। नेक्स्ट इज रियोस्टैटिक कंट्रोल, आर्मेचर कंट्रोल, अगर यहाँ पे आर्मेचर की मूवमेंट को कंट्रोल कर लेंगे, एक रियोस्टैट को इंसर्ट कर देंगे सीरीज में आर्मेचर के साथ, तो स्पीड क्या है लो हो जाएगी एज वोल्टेज डिक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट इज वोल्टेज कंट्रोल, अगर हम टर्मिनल वोल्टेज को ही रिड्यूस कर देंगे तो स्पीड जो है डिक्रीज हो जाएगी। इस पर क्वेश्चन आता है कि जो स्पीड कंट्रोल मेथड्स है ना शंट मोटर के, उनको एक्सप्लेन करो। ऐसे ही सीरीज मोटर का भी आ सकता है स्पीड कंट्रोल, तो डिपेंड करता है कि क्या क्वेश्चन दे रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो नेक्स्ट इज स्पीड कंट्रोल ऑफ सीरीज मोटर। पहले फ्लक्स कंट्रोल, रियोस्टैटिक एंड वोल्टेज, सेम चीज़ है। जो सीरीज फ्लक्स डाइवर्टर इन पैरेलल विद सीरीज फील्ड, फ्लक्स डाइवर्टर को हम लोग सीरीज में पैरेलल में लगा देंगे सीरीज फील्ड के साथ, तो जिससे क्या है स्पीड डिक्रीज हो जाएगी, करंट डिक्रीज होगा, स्पीड डिक्रीज होगी, फेज डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। दैट इज फ्लक्स डिक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट इज रियोस्टैट में रेजिस्टेंस ऐड कर देंगे आर्मेचर के साथ इन सीरीज, जिससे क्या है वोल्टेज डिक्रीज होगा और स्पीड डिक्रीज होगी।
वोल्टेज कंट्रोल में क्या करेंगे, सप्लाई वोल्टेज को कम कर देंगे जिससे स्पीड डिक्रीज हो जाएगी। नाउ लेट्स सी नेक्स्ट वन। अब एक बार शॉर्ट में देख लेते हैं। जनरेटर क्या होता है, जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। मोटर होता है इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल में। स्पीड जो है ना वो बैक ईएमएफ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और फ्लक्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। और कंट्रोल स्पीड को हम कंट्रोल कर सकते हैं बाय चेंजिंग फ्लक्स एंड आर्मेचर से, ठीक है, बाय कंट्रोलिंग आर्मेचर वोल्टेज एंड चेंजिंग फ्लक्स। ओके, ये कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं, इसमें न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं, तो एक बार इसे अच्छे से देख लेना, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट पार्ट बी, एसी जनरेटर्स एंड मोटर्स। फिर से वही चीज़, जनरेटर और मोटर। जनरेटर क्या है, जो कि मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता है। मोटर क्या है, इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। लेकिन इसमें जो एसी जनरेटर होता है ना, ऑल्टरनेटिंग करंट पे वर्क करता है। एसी जो जनरेटर और मोटर होते हैं, तो इसमें क्या होगा, ये ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है। इस पर पूछ सकते हैं कि एसी जनरेटर कौन से प्रिंसिपल पे वर्क करता है। और ये इसमें क्या है, रोटेटिंग आर्मेचर जो है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, जिसमें से ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ बनता है। ये होता है ईएमएफ ई का फॉर्मूला। देन एसी मोटर में सेम चीज़, प्रिंसिपल ऑफ मैग्नेटिक फोर्स पे वर्क करेगा करंट कैरिंग कंडक्टर, जो कि रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड में काम कर रहा है, जिससे क्या है टॉर्क प्रोड्यूस होगी जैसे रोटर रोटेट करेगा। रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड, रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, जब 3 फेज में एसी करंट जो है ना वो फ्लो करता है। व्हेन अ बैलेंस 3 फेज एसी करंट फ्लोज इन स्टेटर वाइंडिंग, स्टार्टर वाइंडिंग्स के अंदर ना जब 3 फेज एसी करंट फ्लो करेगा ना, तब एक रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड आरएमएस प्रोड्यूस होगी, आरएमएस, जिससे क्या है सिंक्रोनस स्पीड जो है वो रोटेट होगी। ये क्या है, सिंक्रोनस स्पीड पे रोटेट होता है, ठीक है, जिसमें सिंक्रोनस स्पीड का फॉर्मूला क्या है 120 f/p, जो कि किसमें आता है, आरपीएम में आता है, रोटेशन पर मिनट में। इंपॉर्टेंट है, इस पर न्यूमेरिकल आता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट इज कंस्ट्रक्शन ऑफ अ जनरेटर, जो कि सबसे पहले तो इंडक्शन मोटर, सॉरी, कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडक्शन मोटर। कंस्ट्रक्शन में क्या है, क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं। स्टार्टर चाहिए होता है, स्टेशनरी पार्ट जो कि 3 फेज वाइंडिंग्स कैरी करता है। रोटर होता है रोटेटिंग पार्ट, जो 2 टाइप के होते हैं, स्क्विरल केज और एक होता है फेज माउंट रोटर। स्क्विरल केज होता है ना, इसके अंदर सिंपल होता है, लेकिन इसमें ना केज की तरह स्ट्रक्चर बना होता है इसका। फेज माउंट होता है जिसमें हाई स्टार्टिंग टॉर्क और स्पीड कंट्रोल होता है, सिंपल, ये भी सिंपल होता है। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल, किस प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है, आरएमएफ इन स्टार्टर इंड्यूसेस ईएमएफ इन रोटर कंडक्टर्स, जिससे क्या है करंट फ्लो करता है रोटर में, इंटरेक्शन प्रोड्यूस होता है टॉर्क में, और रोटर जो है वो रोटेट करने लग जाता है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है स्लिप्स। स्लिप जो है इस पे न्यूमेरिकल आता है कि स्लिप इतने परसेंट है, इनटू अगर 100 कर देंगे तो परसेंट में निकल आता है। तो स्लिप पे क्वेश्चन आता है, स्लिप और ये वाला जो ऊपर हमने देखा था ना सिंक्रोनस स्पीड पे, इस पे क्वेश्चन आता है। स्टार्टिंग ऑफ इंडक्शन मोटर कैसे स्टार्ट होती है, एट अ स्टैंड स्टिल रोटर ईएमएफ इज मैक्सिमम। जब ईएमएफ मैक्सिमम हो जाता है ना तो उसे बोलते हैं हाई स्टार्टिंग करंट। स्टार्टिंग मेथड जो है ना किस लिए ज़रूरी होते हैं, इट इज़ नीडेड टू लिमिट करंट एंड प्रोड्यूस हाई स्टार्टिंग टॉर्क। नेक्स्ट देखते हैं स्टार्टर्स ऑफ इंडक्शन मोटर। स्टार्टर्स ऑफ इंडक्शन मोटर क्या होते हैं, इट कनेक्ट्स द मोटर डायरेक्टली टू द सप्लाई, सप्लाई से ही डायरेक्टली मोटर को कनेक्ट कर देते हैं। सप्लाई क्या होती है, सिंपल होती है एंड इकोनॉमिकल होता है। ये जो डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर है, डायरेक्ट ऑनलाइन तो डायरेक्टली कनेक्ट करेगा, हाई स्टार्टिंग करंट होता है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट इज स्टार डेल्टा स्टार्टर। स्टार डेल्टा में क्या होता है, मोटर जो है ना स्टार कनेक्शन में कनेक्टेड होती है, जिसमें क्या है लो वोल्टेज होता है। नेक्स्ट इज आफ्टर सम टाइम चेंजेस टू डेल्टा, पहले स्टार में कनेक्टेड होती है लेकिन कुछ टाइम के बाद डेल्टा में कनेक्ट हो जाती है, चेंज हो जाती है, जिसमें क्या है वोल्टेज फुल हो जाता है। रिड्यूसेस स्टार्टिंग करंट एंड टॉर्क, जो कि स्टार्टिंग करंट और टॉर्क को डिक्रीज कर देता है। नेक्स्ट इज सिंक्रोनस मशीन। सिंक्रोनस मशीन कौन सी होती है, जहाँ पर स्पीड ऑफ रोटर जो है स्पीड ऑफ आरएमएफ के इक्वल होती है, इसे सिंक्रोनस मशीन्स कहते हैं, ठीक है। टाइप्स क्या है, सिंक्रोनस जनरेटर, दैट इज ऑल्टरनेटर, सिंक्रोनस मोटर। एप्लीकेशंस क्या है, पावर जनरेशन एंड पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट। आगे देखते हैं नेक्स्ट इज लास्ट यूनिट, यूनिट 4,
दैट इज ट्रांसफॉर्मर एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स. ओके. नाउ ट्रांसफार्मर क्या होता है? ट्रांसफार्मर एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि करंट को ना एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र करता है. ठीक है. सबसे पहले देख लेते हैं कंस्ट्रक्शन एंड प्रिंसिपल. कंस्ट्रक्शन क्या है? ट्रांसफार्मर कुछ इस शेप का होता है जिसमें दोनों तरफ वाइंडिंग्स होती हैं. एक होता है प्राइमरी वाइंडिंग, होता है सेकेंडरी वाइंडिंग. ठीक है. ये किस पे वर्क करता है? म्यूचुअल इंडक्शन पे वर्क करता है. AC in primary produces alternating flux in core which induces EMF in secondary. इसकी इक्वेशन ये होती है V1/V2 इक्वल टू N1/N2. लेकिन जो करंट है ना वो इन्वर्सली हो जाता है, दैट इज I2/I1 हो जाता है. टर्न्स रेशियो होती है N1/N2. नंबर ऑफ टर्न्स होती है प्राइमरी में और सेकेंडरी में. V इज जो वोल्टेज होता है वो, एंड I1 I2 इज करंट. ठीक है. इक्विवेलेंट सर्किट क्या होता है? कुछ इस तरीके का इक्विवेलेंट सर्किट बनता है. R1 X1 क्या है? प्राइमरी रेसिस्टेंस एंड लीकेज रिएक्टेंस. R2 X2 क्या है? सेकेंडरी रेसिस्टेंस एंड लीकेज रिएक्टेंस. ठीक है. RC इज कोर लॉस रेसिस्टेंस. XM इज मैग्नेटिक रिएक्टेंस. ठीक है. आगे देखते हैं. इस पे क्वेश्चन बन सकता है. लॉसेस इन ट्रांसफॉर्मर्स. ठीक है. इस पे क्वेश्चन बन सकता है कि एक्सप्लेन द लॉसेस इन ट्रांसफॉर्मर. सबसे पहले होता है कोर लॉस. होता है जिसमें कांस्टेंट लॉस होगा. फर्स्ट होगा हिस्टेरिसिस, सेकंड इज एडी करंट लॉस. ओके. नेक्स्ट इज कॉपर लॉस. कॉपर लॉस क्या होता है? वेरिएबल लॉस होता है जिसमें क्या है प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग्स में होता है. ठीक है. स्ट्रे लोड लॉसेस ड्यू टू लीकेज ऑफ फ्लक्स की लीकेज की वजह से स्ट्रे लोड लॉस होता है जो कि बहुत छोटा होता है. टोटल लॉस क्या होगा? कोर लॉस प्लस कॉपर लॉस प्लस स्ट्रे लॉस. ठीक है. इस पे क्वेश्चन आ सकता है. टू फाइंड द पहले तो लॉसेस एक्सप्लेन करने को दे देंगे. ये नीचे न्यूमेरिकल भी आ सकता है कि ये लॉसेस हुए, फाइंड द टोटल लॉस ऐसे. ठीक है. नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म. इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या होता है? जब एक कुछ भी ऑब्जेक्ट को बीच में मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रख देते हैं और उससे करंट भी फ्लो होता है, वोल्टेज इंड्यूस होता है, तो उससे ना इलेक्ट्रोमैग्नेटाइज हो जाता है वो जो ऑब्जेक्ट होता है. ठीक है. वो जो सर्किट होता है, इसमें क्या है? फोर्स लगता है उस कंडक्टर पे जो बीच में रखा है. कंडक्टर है, फोर्स रखा है. जिस फोर्स को कैसे निकालते हैं? I/BL sin थीटा, दैट इज BIL sin थीटा. B इज फ्लक्स डेंसिटी, I इज करंट एंड L इज लेंथ. दिस फोर्स प्रोड्यूसेस टॉर्क. इसमें टॉर्क प्रोड्यूस होता है. टॉर्क क्या होता है? BINA sin थीटा, या फिर सिर्फ BINA जब मैक्सिमम होता है थीटा को. ठीक है. नाउ लेट्स सी डिफरेंट टॉर्क्स इन इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट. डिफरेंट टॉर्क्स, 3 टाइप के टॉर्क होते हैं. डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होता है जो उसकी नीडल होती है ना, उसको जब वो डिफ्लेक्ट होती है तब प्रोड्यूस होता है. जब इंस्ट्रूमेंट की नीडल जो है डिफ्लेक्ट होती है तो उसे होता है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क. कंट्रोलिंग टॉर्क जो होता है ना वो कंट्रोल करता है उसे टॉर्क को कंट्रोल करता है वो नीडल की जो डिफ्लेक्शन होती है ना उससे. ठीक है. अपोज करता है. दैट मीन्स डैम्पिंग टॉर्क जो होता है ना वो वापस उसे जीरो पे एक सेकेंड. कंट्रोलिंग टॉर्क जो होता है ना वो उसे जीरो पे लेके आता है वापस से नीडल को. एंड डैम्पिंग टॉर्क जो होता है ना वो जो नीडल की रिफ्लेक्शन है उसे अपोज करता है. ठीक है. इक्विलिब्रियम पे जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होता है ना वो कंट्रोलिंग टॉर्क प्लस डैम्पिंग टॉर्क के इक्वल होता है. ठीक है. आगे देखते हैं. यहाँ इस पे क्वेश्चन बन सकता है कि 3 टाइप की जो टॉर्क होती है ना उन्हें एक्सप्लेन करो. कि ये क्वेश्चन बन सकता है. आगे देखते हैं. मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट्स. ठीक है. मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट जो होता है ये है. इसके अंदर एक पॉइंटर होता है, एक मूविंग आयरन होता है जो कि सॉफ्ट आयरन होता है, एक एयर चैम्बर होता है, एक स्पिंडल होता है, कंट्रोल वेट होता है, कंट्रोल स्प्रिंग होता है. ठीक है. सॉफ्ट आयरन पीस जो है मैग्नेटाइज होता है एंड मूव करता है स्ट्रॉन्गर फील्ड में. दोनों में काम आता है, AC में भी और DC में भी. अट्रैक्शन टाइप जो होता है ना इंस्ट्रूमेंट, ये कुछ इस तरीके से बना होता है जिसमें एक फिक्स्ड कॉइल होती है और सॉफ्ट आयरन पीस होता है. आयरन पीस जो है अट्रैक्ट करता है इनटू द कॉइल, जो कि दोनों में यूज होता है AC/DC. रिपल्शन टाइप जो होता है इसमें पहले उसमें अट्रैक्शन हो रहा था आयरन पीस, इसमें क्या होगा? 2 आयरन पीस जो है रिपेल करेंगे एक दूसरे को, सेम पोलैरिटी पे होंगे और रिपेल करेंगे. ठीक है. नेक्स्ट इज मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट. ये क्या था? मूविंग आयरन था जहाँ पे आयरन पीस जो था मूव करता था, जिसमें क्या है अट्रैक्शन और रिपल्शन होता था. ठीक है. मैग्नेटाइजेशन की वजह से. नाउ मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट. मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट कौन सा होता है? मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट होता है
ऐसा हमने पढ़ा होगा मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, सेम वही 12th में जो पढ़ा था ना, सेम वैसा ही होता है मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट, जिसमें एक पॉइंटर होता है, मूविंग कॉइल होती है, परमानेंट मैग्नेट होता है। लाइट कॉइल प्लेस्ड इन रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। टॉर्क का फॉर्मूला वही जो मैंने बताया था, BINA वही है, NBAI। ये DC में ही वर्क करता है सिर्फ, इट वर्क्स ओनली इन DC, इंपॉर्टेंट है। इसमें पता है क्या क्वेश्चन बन सकता है कि मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट को पूरा एक्सप्लेन करो, मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट का विद वर्किंग एक्सप्लेन करो, यही क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। मूविंग कॉइल जो कि डायनामोमीटर टाइप होता है, डायनामोमीटर जो होता है ना वो AC DC दोनों में वर्क कर सकता है, इसलिए बोलते हैं डायनामोमीटर, ठीक है। इसमें इंट्रैक्शन बिटवीन फिक्स कॉइल्स एंड मूविंग कॉइल होता है एंड कैन बी यूज्ड इन AC DC बोथ। डायनामिक कॉइल टाइप इंस्ट्रूमेंट में ना दोनों तरफ फील्ड वाइंडिंग होती है, I1 और I2 में। फिक्स्ड कॉइल होती है जो कि दोनों तरफ। रिफ्लेक्टिंग टॉर्क क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द करंट I1 एंड I2 के प्रोडक्ट के। स्केलर स्केल यूनिफॉर्म रहता है और दोनों में वर्क करता है AC DC। आगे देखते हैं। इसमें क्या बोला है कि जो ऑटो ट्रांसफार्मर है ना, सबसे पहले इधर आ जाते हैं, यहाँ पे की टेक अवेज देख लेते हैं एक बारी। जो ट्रांसफार्मर्स होते हैं तो इसमें पता है क्या बोला है कि जो ट्रांसफार्मर होता है वो AC पावर को ट्रांसफ़र करता है एट सेम फ्रीक्वेंसी विदाउट चेंजिंग द फ्रीक्वेंसी, ठीक है। सेकेंड इज एफिशिएंसी बहुत हाई होती है गुड ट्रांसफार्मर की। कोर लॉस जो है वो कांस्टेंट होता है, कॉपर लॉस वेरी करता है लोड के साथ। ऑटो ट्रांसफार्मर जो होता है वो कॉस्ट इफेक्टिव होता है लेकिन आइसोलेशन प्रोवाइड नहीं करता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं एंड नीचे कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं, ये बहुत ज़रूरी है फॉर द न्यूमेरिकल्स। अगर फार्मूला पता है ना तो हम हर एक न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। आगे देखते हैं। की टेक अवेज ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। सबसे पहले इंस्ट्रूमेंट मेजर इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज बाय डिफ्लेक्शन पॉइंटर, डिफ्लेक्शन पॉइंटर से मेजर करता है। AC इंस्ट्रूमेंट क्या है, वो मैग्नेटिक इफेक्ट को यूज़ करता है एडी करंट और हिस्टेरिसिस से। मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट जो है मोर एक्यूरेट होते हैं देन मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट्स। और डायनामोमीटर का जो यूनिफॉर्म स्केल है ना वो हाई एक्यूरेसी प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे हमने चारों चैप्टर का ओवरव्यू ले लिया बहुत अच्छे से। आई होप आप लोगों का रिवीजन बहुत अच्छे से हो गया होगा। इसके लिए अब मैं आपको एक बताती हूँ, अगर आपको 9+ CGPA लानी है तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, FFT का ES + AM2+ मैकेनिक्स का एक सेवियर बैच है वो ज्वाइन कर सकते हो, यू कैन ज्वाइन इट थ्रू द ऑफिशियल वेबसाइट यूजिंग दिस कोड टारगेट 9GPA, ओके। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छा एक ओवरव्यू मिल गया होगा। आई विश यू द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।